हेलो गाइस। तो गाइस आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ बाइफेनिल डिस्कस करेंगे, है ना। हम सिंपल आपका बाइफेनिल्स का ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे। वैसे बाइफेनिल्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन कुछ कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम पूरा बाइफेनिल्स का डिस्कस करेंगे और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का हम ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा है कि नहीं सब डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो बाइफेनिल्स और आपका बाइफेनिल्स को या फिर डाइफेनिल्स को, बाइफेनिल्स और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे। छोटा लेक्चर है, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का कहानी, ठीक है। फिर हम जाएंगे फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन और साउ होर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहो या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ बाइफेनिल्स, जो भी नाम देते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ऑप्टिकल लिख रहा हूँ क्योंकि हमको ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है कि नहीं हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बाइफेनिल्स। हम एलिन्स का बात कर चुके थे, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बाइफेनिल्स हम बात करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब फेनिल्स में आपको आगे से बता चुका हूं। अब ये जो बाइफेनिल्स है, एलिन्स है, ये सब आपका कायरल एक्सिस के वजह से ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं, मैं बताया था, ठीक है। अब देखना बाइफेनिल्स क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको आगे से बता चुका हूं ना ये सब। चलिए, दो फेनिल्स ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्रुप ए मान लो, यहाँ पर एक ग्रुप बी मान लो, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रुप मान लो ए है, यहाँ पर बी है, ऐसे दो ग्रुप रहते हैं, ठीक है। अब ये वैसे देखने से तो ये लग रहा है प्लानर टाइप का, है ना, एक ही प्लेन में है जैसे लग रहा है, बट ये दोनों ना डिफरेंट प्लेन में लाया करते हैं, अलग अलग प्लेन में। मान लो ये एक एक्स एक्सिस में है तो और एक वाई एक्सिस में है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, जैसे किताब में लिखा रहता है। वैसे इसको दिखाने के लिए हम मतलब इसको हम नहीं दिखा सकते ऐसे, ठीक है ना। होगा तो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा कि बाइफेनिल्स का 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस समझो कि डिफरेंट प्लेन में ये लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों क्या होते हैं, ये दो यहाँ पर जो टू जो फेनिल्स है वो आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। बेसिक समझो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, है ना। एक प्लेन में है तो एक प्लेन के बाहर है। 3D में इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। डिफरेंट प्लेन में लाया करते हैं, टू फेनिल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और ये दोनों के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। बस समझो, पहले हम ऑप्टिकल एक्टिव बात करेंगे, पहले बेसिक समझो कि अगर मैं इसको एक को पकड़ूं, इसको ऐसे रोटेट करूं, तो ये फ्री रोटेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर ना आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट की वजह से फ्री रोटेशन हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अगर छोटा साइज है तो फ्री रोटेशन हो पाएगा, इजीली आप रोटेट कर सकते हो। अगर ये बल्की ग्रुप आ गया, दोनों सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बल्की ग्रुप आ गया, बड़ा साइज का आ गया, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल समझो कि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर बेसिक समझ लो, वैसे यहाँ पे उतना काम नहीं है, फिर भी समझ जाओ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस लिख दो। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडेड मॉलिक्यूल अगर सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है भाई। सिंपल, इतना बेसिक समझो। चलो, हम तो यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट है कि हमको चेक करना है कि बाइफेनिल्स कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब पूछ लेता है भाई, 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड दे देगा, उसमें से बाइफेनिल्स भी दे देगा। तो बाइफेनिल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम अब चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। वैसे बाइफेनिल्स ऑप्टिकल, ध्यान सुनना, बाइफेनिल ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन रखता है, अब भाई जब मैं ऑप्टिकल एक्टिव बोलता हूं तो समझ जाना कि यहां पर एग्जिबिट करेगा क्या, एग्जिबिट एनाइसोमेरिज्म।
एनएंशियोमेरिज्म, दोनों सेम बात है भाई, मैं आपको आगे से बता चुका हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव और एग्जिबिट एनएंशियोमेरिज्म, एनएंशियोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्वेबल बोलते हैं, ये भी वर्ड याद रखना है ना। ऑप्टिकल एक्टिव हो गया यानी रिजोल्वेबल हो गया, मैं ये बता चुका हूं, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ये रखता है, ठीक है, याद रखना थोड़ा, ठीक है, कुछ कंडीशन है इसका। पहला कंडीशन ये है कि ये जो आपका, ध्यान सुनना, ये जो बाइफेनिल्स है, ये जो आपका बाइफेनिल्स है, तो यहां पर ये एक रिंग, ये एक रिंग, ये एक फेनिल, ये एक फेनिल, तो ये दो फेनिल ना ऑन सिमेट्रिकल होना चाहिए। ध्यान सुनना, यानी ईच रिंग substituted must be on symmetrical, तब आपका क्या होगा, ऑन सिमेट्रिकल होना चाहिए। यानी यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है भाई, तो ये ऑन सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा बनाओ बाइफेनिल्स जैसे कि ऑन सिमेट्रिकल हो, यानी सिमेट्रिकल ना हो। ये लिख लिए ना, चलो अब ऑन सिमेट्रिकल का मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये एक फेनिल है, जुड़ा है इसके साथ, ये तो होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं एक कोई ग्रुप लगा दिया, ए यहाँ पर ए ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर बी लगा दिया, चलो यहाँ पर बी, यहाँ पर बी लगा दिया। अब यहाँ ये ऑन सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है, तो भाई पीओएस डाल दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बीच में अगर हम ऐसे कट करेंगे तो भाई देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो अगर देखेंगे गौर से तो नीचे जो है ऊपर भी वही है, यानी आपका सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, अगर सिमेट्रिकल है तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑन सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे मान लो ये है, ऑन सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर भी ए है, मान लो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, मान लो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पर और एक आ गया, यहाँ पर ए और यहाँ पर और एक आ गया बी। अब बीच में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखो ए बी आ रहा है, ऊपर ए बी बी आ रहा है, यानी आपका ऑन सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपका एक्टिव होगा, ठीक है। यानी अगर आप गौर से अगर बीच में अगर खड़े रहोगे तो ये साइड में जो है ये साइड में क्या वो है देखना है, अगर नहीं है तो एक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं खड़ा होता हूँ तो इधर जो है ग्रुप, इधर भी वही ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूएंट वही लगा है, तो ये सिमेट्रिकल जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बोलता है कि ऑन सिमेट्रिकल होना चाहिए, मस्ट बी। तो देखो ये ऑन सिमेट्रिकल हो गया, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो आपका मैं ग्रुप जो लगाया हूं, सब्स्टिट्यूएंट जो लगाया हूं, ये सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी अटैच्ड इन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन में होना चाहिए। यानी ध्यान सुनना, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी अटैच्ड in ortho position of each ring, यानी ईच रिंग मतलब एक एक रिंग में आपका जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा ऑर्थो पोजीशन में लगना चाहिए। ये और ये मेटा में लगा, ये पारा में लग गया तो कहानी नहीं बनेगा। ऑर्थो में जैसे भी करके होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट लगा रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये याद रखना। तीसरा पॉइंट कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ईच रिंग, वैसे किताब में नहीं मिलेगा मैं लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ईच रिंग मस्ट बी सब्स्टिट्यूएंट और टू सब्स्टिट्यूएंट लिख दो, टू सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ईच रिंग मस्ट बी डिफरेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल ट्रिक, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। मान लो यहां पर ए है, तो वैसे तो ये मैं ऐसे बना दिया था आपको, चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये आपका बाइफेनिल्स था, ठीक है, ये जुड़ा है कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब यहां पर मान लो CH3 है, यहां पर मान लो Br है, यहां पर मान लो Br है, तो यहां पर मान लो CH3,
मान लो सपोज ये है, क्या ये फेनिल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो पहला कंडीशन तो देखो, है ना, पहला देखो ध्यान सुनना, यहां पर CH3 है, यहां पर क्या है Br है, यहां पर क्या है Br है, यहां पर क्या है CH3 है। मान लो यहां पर और एक क्लोरीन लगा दिया और यहां पर मान लो यहां पर क्लोरीन बस लगा दिया। चलो आपको इसको देखना नहीं है, यहां पर देखो CH3 है, यहां पर क्या है Br है, तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां पर भी देखो, यहां पर Br है, यहां पर CH3 है, डिफरेंट हो गया। तो ईच रिंग ये सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक रिंग का आपको देखना है, एक रिंग में दो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तब आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट ये याद रखो, ठीक है। ध्यान सुनना, अब मिनिमम, ध्यान सुनना, मिनिमम substituent in each ring are 2, यानी एक रिंग में कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट लगना चाहिए। देखो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट, ऑर्थो में लगना चाहिए 2, है ना। इसके अलावा आप बाहर लगा सकते हो, मेटा में, पारा में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना होना चाहिए मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट? 2, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ध्यान सुनना, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आपका लार्ज साइज में होगा तो अच्छा है। लार्ज साइज किताब में लिखता है, लार्ज साइज यानी बड़ा, यानी बल्की ग्रुप कह सकते हैं, है ना, बल्की ग्रुप। अगर बल्की ग्रुप रहेगा तो भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, यानी आपका डिफरेंट प्लेन में लाए करेंगे, है ना, नहीं तो प्लानर हो जाएंगे, है ना। लार्ज साइज होना चाहिए, लार्ज साइज मतलब जैसे आपका आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, मान लो CH3 हो गया बल्कि ग्रुप, C2H5 हो गया, मान लो SO3H हो गया, तो ये सब ग्रुप लगना चाहिए, मतलब जो कि थोड़ा लार्ज साइज है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में लगना चाहिए, तभी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये पॉइंट बस याद रखो। अब हम कुछ कुछ एग्जांपल कर देंगे, समझ में आ जाएगा। पहला तो देखो, 2 रिंग सिमेट्रिकल है ना अनसिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम ऑप्टिकली एक्टिव का बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। और सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी अटैच्ड इन ऑर्थो पोजीशन ऑफ ईच रिंग्स, यानी प्रत्येक रिंग में ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ईच, 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ईच मस्ट बी डिफरेंट, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होना चाहिए, ये और ये, ठीक है। सेम हो गया तो भाई एक प्लेन में आ जाएंगे तो डिफरेंट होना चाहिए, बस इतना याद रखो। मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट लगना चाहिए कम से कम 2, है ना, 2 से कम नहीं लगा सकते। और सब्स्टिट्यूएंट आपका जो लगेगा, यहाँ पर जो लगेगा थोड़ा बल्की ग्रुप होना चाहिए, थोड़ा बड़ा साइज क्राउडेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, जिससे कि आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव हो, बस इतना याद रखो। अब कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, चलिए, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अब मैं आपको आगे से बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो हम एकायरल बोलते हैं, है ना, ये सब वर्ड याद रखना। चलिए कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चलिए। मान लो यहां पर NO2 है और यहां पर मान लो NO2 है, ठीक है, यहां पर मान लो CO2H है, मतलब COH है ना, यहाँ पर CO2H है, यानी COH एसिड ग्रुप है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? कंडीशन क्या बताया था कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देंगे तो भाई सिमेट्रिकल हो गया ना, पहला कंडीशन में ही फेल हो गया। जितना मैं 4 कंडीशन बताया, चारों का चारों होना चाहिए, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो पहला कंडीशन में फेल हो गया, मतलब अब कहानी खत्म इसका, है ना। तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब एक कायरल कहो, एक कायरल मॉलिक्यूल कहो, यानी कहो नॉन रिजोल्वेबल, है ना, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी कह सकते हो। जैसे देखो ये वाला मैं एक ठो बनाया, अब वही चीज अगर मैं यहां पर वही बनाया, NO2 बनाया, यहां पर भी NO2 है। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2। मान लो यहाँ पर CH3 COOH है। अब मान लो यहाँ पर मान लो एक और फेनिल जुड़ गया पीएच, मान लो पीएच के साथ और एक क्राउडेड थोड़ा कर देते हैं, मिथाइल जुड़ गया, है ना, यानी मिथाइल जुड़ गया भाई, टोल्यून है, ठीक है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चेक करना। ये NO2 तो सेम आ गया ना, यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैं क्या बताया था, ये और ये भाई अलग अलग होना चाहिए, है ना। एक रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो ये भी आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे देखो, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए अब ये बताना, चलो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ पर एक ग्रुप, देखो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो भाई ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर और एक बनाया, यहाँ पर SO3H, यहाँ पर SO3H लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो NO2 लगा दिया, चलो कुछ भी लगा सकते हो, मान लो यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H है, यहाँ पर SO3H है। अब आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा, होगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर SO3H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर SO3H है, यहाँ पर H है। अगर यहाँ पर भी H रहता तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, है ना, ये यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। देखो ये वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट, और ये आपका एक्टिव हो जाएगा, क्लियर बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी रिजॉल्व एबल कहो, रिजॉल्व एबल कहो, ठीक है, क्लियर बात। तो इस प्रकार आप बाइफेनिल्स का डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कंडीशन बस मैं जो लिखाया वो वाला याद रखना। देखिए और एक सवाल भी बन सकता है ना, बहुत रेयर है लेकिन बन सकता है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मैं कुछ इस प्रकार का बना दिया, ठीक है, इस प्रकार का मैं एक तो बनाया, ये दिखता है कहीं कहीं जगह पर, ये दिख जाता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 जोड़ दिया, ऐसे कुछ, है ना, और मान लो यहाँ पर कुछ मैं मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये याद रखना थोड़ा, एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड बाइफेनिल्स। क्या बोलते हैं? ब्रिज बाइफेनिल्स, बाइफेनिल्स। देखो एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं दो फेनिल्स, ये तो एक ब्रिज जुड़े हैं और एक देखो यहाँ पर ये ब्रिज आ गया, है ना, ये CH2। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास बाइफेनिल होगा कुछ इस प्रकार का, ध्यान सुनना, कुछ इस प्रकार का होगा, और यहाँ पर मान लो कोई आपका कार्बन के साथ जुड़ा यानी ब्रिज बना हुआ है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर जितना भी आपका चेन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो CH2 2 था तो ये आपका मैं N लिखा हूँ, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ध्यान देना यहाँ पर जो N है डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो भाई ये पूरा सिस्टम आपका प्लेन में आ जाएगा, एक ही प्लेन में प्लानर आ जाएगा, ये प्लानर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। याद रखना 1 से बड़ा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका A, यहाँ पर B, ये दोनों सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसको हम बोलते हैं रिजॉल्वेबल। तो ये चीज सब याद रखना है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाता है बीच बीच में, तो थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। तो ये बाइफेनिल्स का कहानी था। अब हम देखेंगे कि सल्फर, कोई कंपाउंड में अगर सल्फर है, यानी सल्फर का कुछ ही कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो कि आपको याद रखना है, याद रखना है थोड़ा।
ठीक है, ये तो हमारा लास्ट लेक्चर है, याद रख लो उसको। चलिए इतना लिख लें फटाफट, देन हम सल्फर का कहानी देखेंगे। क्लियर। चलिए अब हम कुछ सल्फर कंपाउंड्स का हम देखेंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हम इनएक्टिव का बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव का बात कर रहे हैं, है ना। सल्फर containing compounds, है ना। सल्फर का कुछ कंपाउंड्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हम ऑप्टिकली एक्टिव का कहानी क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव यानी ऑप्टिकली एक्टिव का यानी कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वही कंपाउंड्स आप यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिए पहला ध्यान सुनना, पहला कि सल्फोनियम सॉल्ट, ध्यान सुनना, सल्फोनियम सॉल्ट होता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सल्फोनियम सॉल्ट वो भी किस प्रकार ना, ध्यान सुनना, R1 R2 R3 SX होना चाहिए। इस प्रकार का अगर फॉर्मूला है आपके पास, कोई कंपाउंड दिख रहा है यानी 3 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, डिफरेंट होगा तो बहुत अच्छा है, और S और X लगेगा, X आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो इस प्रकार को हम बोलते हैं सल्फोनियम सॉल्ट, यानी 3 आपके पास R जुड़ा रहेगा। यानी कुछ इस प्रकार का आप बना सकते हो, ठीक है, इस प्रकार का बना लो। मान लो यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर वेट पोजीशन में मान लो आपके पास सिर्फ बॉन्ड भी दिखा सकता है, मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि किताब में है तो इसीलिए। यहाँ पर मान लो कुछ भी है, मान लो PHME है, ठीक है, और यहाँ पर एक डैश पोजीशन में मैं रख लिया, मान लो यहाँ पर कुछ भी मैं रख लिया, मान लो कुछ भी रख लिया, मान लो यहाँ पर इथाइल रख दिया, ठीक है, तो इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिव, और आपका X मान लो, X मतलब हेलोजन ग्रुप कुछ भी, मान लो Br माइनस, ठीक है, मान लो Br माइनस। तो इस प्रकार का सॉल्ट दिख गया तो समझ जाना ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये हम ऐसे नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो ये रिसर्च करके मिला है उन लोगों को कि सल्फोनियम सॉल्ट्स यानी R1 R2 R3, देखो इसको मान लो R1 एक एल्किल ग्रुप, ये एक एल्किल ग्रुप, ये एक एल्किल ग्रुप, तो ये तीनों एल्किल ग्रुप है, SX डिफरेंट होना चाहिए, ध्यान देना डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो कायरल मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम कायरल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह सकते हैं। चलिए ये याद रख लेना। 2 नंबर आपका सल्फिनिक, ध्यान देना, सल्फिनिक एस्टर्स, तो ये भी आपका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो R1SO2R2 और R1 और R डैश लिख दे रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार का फॉर्मूला इसका होता है। SO2, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का, मान लो यहाँ पर R आ गया, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर और एक बॉन्ड बना दिया O, SO2 है ना, सॉरी, यहाँ पर ऐसे बना दिया, एक के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ O, यहाँ पर R लगा दो, यहाँ पर R लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर एक R डैश, इस प्रकार आप कह सकते हैं SOOR डैश, ठीक है ना। तो ये आपका होता है क्या, ये क्या होता है आपका सल्फिनिक एस्टर्स, ठीक है, पूरा क्लियर बात। तो इसके पास एक लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन देखोगे तो सिग्मा 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 यानी sp और एक लोन पेयर यानी sp3 हाइब्रिडेशन होगा सल्फर का यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार का कंपाउंड दिख गया तो समझ आना ये सल्फिनिक एस्टर है यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, सभी में जो बोल रहा हूँ जितना कंपाउंड अब दिखा रहा हूँ सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सल्फर का कहानी है ना, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, याद रखना सब ये सब, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर कुछ भी लगा दो, OR जगह पर मान लो यहाँ पर कुछ लगा दिया मैं मिथाइल, और यहाँ पर R जगह पर लगा दिया इथाइल, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था सल्फिनिक वाला कहानी। इसके बाद आता है आपका 3 नंबर, याद रखना, सल्फोक्साइड, है ना, सल्फोक्साइड।
सल्फोक्साइड। इसका होता है RSOR डैश, सल्फोक्साइड है ना। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर आपका एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, दो लगना चाहिए। क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है। अब मान लो कुछ लगा दो यहाँ पर, दो एल्किल, डिफरेंट एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जो कि बल्कि थोड़ा होगा तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर R डैश मान लो, यहाँ पर मैं एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ये आपका बेंजोइक एसिड जोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो एक नाइट्रो वाला जोड़ दिया, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, सब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है ना। यानी सल्फोक्साइड भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और एक बस नोट करो तो हमारा कहानी खत्म होगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया सल्फोक्साइड का कहानी। और एक होता है सल्फाइंस। सल्फाइंस सल्फर का बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, ध्यान देना, इनकेस अगर पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। वैसे नाइट्रोजन वाला भी आता है, लेकिन हम नाइट्रोजन वाला हम नहीं देखेंगे, उतना एडवांस हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सल्फाइंस का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप, दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल में ले जाता हूँ, चलिए। यहाँ पर कार्बन और इधर मान लो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया, एक बेंजीन रिंग, और इधर आपके पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है। और मान लो यहाँ पर NO2 जोड़ दिया, और ये सिर्फ बेंजीन रख दिया, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और भी मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोई दो एल्किल ग्रुप ले जाओ ना, जो कि डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, जो भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो ठीक है, यहाँ पर मान लो फेनिल ले गया, यहाँ पर मान लो ETOH ले गया, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथानॉल ले गया, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है। तो ये सब आपका था सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि जो भी कंपाउंड में सल्फर दिखे तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। जो मैं बताया ये चार बस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव का कहानी खत्म हुआ। इसके बाद हम फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे, और न्यूमन देखेंगे, और साउहोर्स प्रोजेक्शन देखेंगे, और वो सबको हम प्रोजेक्शन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब फिशर से न्यूमन कैसे बना सकते हैं, न्यूमन से फिशर कैसे बना सकते हैं, या तो फिर न्यूमन से साउहोर्स कैसे बना सकते हैं, सब डिटेल हम कहानी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहे हम, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।